जय गुरु जी। ये वाकया गुरु जी का गुणगान हमारे ड्राइवर लच्छू से रिलेटेड है। गुरु जी कैसे कैसे बचा के ले आते हैं, कैसे कैसे रास्ता दिखा देते हैं, ये आप इस सत्संग में जरूर एहसास कीजिएगा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और जिनका राखण हार दातार गुरु जी हों तो मुसीबत जरूर आती है, लेकिन रास्ता निकल आता है। कठिनाइयों से हम लोग निकल ही आते हैं। तो हमारा ड्राइवर उस दिन छुट्टी पे था, सैटरडे की बात है, मेरे ख्याल में 14-15 की बात होगी, 2014-15 की। और उसके दोस्त के भाई की सगाई थी। तो हमारा पोता ग्रैंडसन अक्षत, जिसके नाम से पिताश्री ने ये चैनल का नाम रखवाया, उसे कहीं जाना था और मुझे नहीं पता। उसने लच्छू को फोन कर दिया और वो आ भी गया कि 1 घंटे की तो बात है, कहीं जाना था। और जब वो यहाँ से वापस जा रहा था तो ग्रीन फील्ड से अंडरपास होते हुए बाईपास के लिए रास्ता जाता जहाँ उसका घर है, और अंडरपास से निकल के बाईपास से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से था। और ये हम तब पता लगा कि उसके मोबाइल से जब पुलिस वालों ने ट्रेस आउट किया होगा तो उसके दोस्त का नाम आजाद है, और आजाद का नाम तो सबसे ऊपर है। और उस दिन उसने उससे बहुत कॉल करी थी। तो उन्होंने आजाद को फोन लगाया कि ऐसे ऐसे, उसका नाम भी लक्ष्मण राम है, जैसे मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, लेकिन घर के लोग उसको लच्छू कह के बुलाते हैं, कि वो मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो आजाद वहाँ दौड़ के गया। उसने देखा वाकई उसकी हालत बहुत सीरियस है। तो उसके फ़ोन से उसने मेरा नंबर निकाला और मुझे फ़ोन किया कि आप लच्छू के बाबूजी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहते उसका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, मेट्रो हॉस्पिटल में है, बहुत पैसा मांग रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट अगर करोगे, एशियन एम्स का जो दिल्ली में है मेडिकल का, कहते मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा कैसे करोगे? उसने मुझसे पूछा कि कैसे। मैंने कहा एम्बुलेंस बुला ले या जो भी है, या मैंने वहाँ आना है तो मैं गाड़ी लेके आता हूँ। कहता नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ, आप देख लीजिए। तो मैं, मेरी वाइफ, हमारा बेटा और हमारा एक पुराना साथी सुनील, हम सब हॉस्पिटल पहुँचे। तो वहाँ देखा तो उसकी बेटी भी गुरुजी ने दी हुई है खुशी, जब वो हमारे साथ काम पे लगा था, आया था। और तब उसको बख्शिश मिली इसकी बेटी के रूप में। उसके बच्चे नहीं थे। वो मेरे से चिपट के बोली, दादाजी मेरे पापा को बचा लीजिए। हमारे सबके आंखों में आंसू थे। और जैसे मनुष्य की फितरत होती है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी इतनी जान पहचान है, किसी को फ़ोन कीजिए। तो मैंने कहा जिनके राखनहार दातार गुरुजी हों, परमात्मा हों, हमारे बापूजी हों, तो फ़ोन करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने किसी एक को सजेस्ट किया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने में अंदर से कॉल आता है कि इनके साथ जो हैं वो मिलें। तो उसके फ्रेंड ने, वो आज़ाद नाम के लड़के ने, कि सर आप जाइए। तो मैं खुद ही डॉक्टर के पास गया और मैंने इसकी जो हालत देखी, मैं तो आंखों से आंसू निकल आए। इसका हाथ पूरा डैमेज हो चुका था और पसलियाँ अंदर धंस चुकी थी। तो मैंने उसको बोला क्या चांसेस हैं? तो उन्होंने बोला 99.9% ये रिकवरी के चांसेस नहीं है, ये मतलब सर्वाइवल के चांस नहीं है। तो हम सभी जो भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, दिन रात उनका सिमरन चलता है, अरदास लगी रहती है बार बार। तो मेरा एक ही था कि इसकी छोटी बेटी है और चलो हम पाल लेंगे, उसकी वाइफ को भी, और वो भी गुरुजी ने सब कुछ दिया हुआ है। और पालने वाले तो वही हैं, हम कौन होते हैं निमित्त बनाते हो। लेकिन उस लड़के को ठीक होना चाहिए, ये मन में एक बड़ा विश्वास था। मेरी वाइफ और हमारा बेटा और वो लड़का बाहर खड़े थे, वो भी आंसुओं में तरबतर थे कि एक
लड़का जो इतने सालों से साथ है, और ना भी हो, जो भी हमारे जान पहचान वाले होते हैं, अगर वो किसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो आंखों में आंसू लाजमी होता है, दुख होते हैं सारे जानने वाले में, या कोई अनजान भी हो तब भी उसके साथ सहानुभूति होती है। खैर, डॉक्टर से मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी तो उन्होंने बोला कि इसको रिस्पांस अगर इसका मिल जाए, ये बिल्कुल बेहोश, क्या बोलते हैं उसको, कोमा टाइप में जैसे बोलते हैं, कोई हरकत नहीं थी। कहता हमने इसको एक इंजेक्शन दिया, अगर ये रिस्पॉन्ड करता है तो तब बात बनेगी, और अभी बहुत कह नहीं सकते, इसके चांसेस हैं जाने के। हम बड़े हताश, बाहर आया मैं तो सभी मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। बेटी उसकी दादाजी दादाजी कह के मेरे पे लिपट रही थी। तो करीब 2-3 घंटे बाद अंदर से कॉल आया कि जो भी साथ हैं वो आइए। मैं फिर अंदर गया, डॉक्टर से मिला, उन्होंने बोला इसकी थोड़ी हरकत हुई है, थोड़ा इसने रिस्पॉन्ड किया है, तो हम पहले इसका हाथ का बाद में देखें, नहीं पहले हाथ का ट्रीटमेंट करेंगे। उसकी बिल्कुल बोन्स थी, और मैं नहीं समझता कि जो लोग ये कहते हैं ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी कैसे कर सकते हैं, गुरुजी इस दुनिया में डिवाइन फॉर्म में होते हुए भी ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि उन लोगों को आदत है रोटी में ओम देखने की, या किसी के घर में वो चाहे दीवारों से पानी गिरे, जिसको ये लोग अमृत बोलते हैं, या तरह तरह की सारी चीजें होती हैं। और ये रेयर ऑफ रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। जो जीवन दान देने वाले होते हैं, उसकी नसें नहीं थी, उसका मांस नहीं था, बिल्कुल 2 हड्डियां उसकी साफ झांक रही थी, उसकी एल्बो से लेकर यहाँ तक, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। उसको देख के बड़ा डर लग रहा था, इतना हाथ उसका खराब था। लेकिन उसको रिस्पॉन्ड किया उन्होंने तुरंत, फिर उसको उसमें ले गए ऑपरेशन कराने, उसकी पसलियों का, उसके हाथों का, और सामल्टन इकट्ठे इकट्ठे उसको कैसे उनके लिए बड़ा एक क्रिटिकल ये था कि पहले किस चीज को हम ठीक करें, हाथ को रिग्राफ्ट कर रहे हैं, या इसको काट दें, या उसके पसलियों को, या जहां जहां भी बहुत सारी चोटें थी उसको। तो एनीवे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। उसका पसलियों का जो अंदर धंस चुकी थी, सांस लेने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। और हम उसके बाद हमारा सिलसिला हॉस्पिटल घर, हॉस्पिटल घर। और गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा करी कि उसकी जब रीग्राफ्टिंग हुई, हाथ को रिकंस्ट्रक्ट किया गया पूरा, उसके थाई से एक्स्ट्रा जो हर इंसान के अंदर जो मांस होता है उसको निकाल के उसके हाथ को, चलो हाथ को तो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ग्राफ्टिंग से कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो वेन्स थी वो कहां से आ गई। जो नसें होती हैं, यहाँ से खून ट्रेवल करता है, ब्लड की जो वेन्स होती हैं, बहुत सारी तरह जो साइंस के हैं उन समझ सकते हैं कि कैसे ये चीजें हो सकती हैं। तो वो मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन में काफी रिकवरी उसकी हो गई। इन टोटल वो 25 डेज मेडिकल के ट्रॉमा सेंटर में रहा, और वीआईपी की तरह रहा। डॉक्टरों की टीम उसके साथ जुटी रहती थी, और वो डॉक्टर कहते थे कि तेरे साथ कोई एक दिव्य शक्ति है जो हमें भी खींच के लाती है। इतनी फाइनेस्ट रिकवरी हमने कभी नहीं देखी। और उसकी जो ग्राफ्टिंग दोनों थाई से उसका जो निकाला जाता था मांस, और उसको पट्टी बंधी हुई थी, तो सारे डिपार्टमेंट के हेड्स वहां पे थे। एक, क्योंकि परमात्मा की नजर में कोई न तो मामूली है न तो बहुत कोई अमीर है, सब इक्वल है। लेकिन अगर हम दुनियादारी की बात करें तो एक साधारण इंसान की सेवा में डिपार्टमेंट के हेड वहां पे, 3 डिपार्टमेंट के हेड वहां पे खड़े हैं, और एक कह रहे हैं कि पट्टी तुम निकालो, दूसरा कह रहा है तुम निकालो, जो उसकी थाई में पट्टियां बंधी हुई थी। लेकिन ये तो लच्छू ने बाद में हमें बताया, जब उसकी पट्टियां खोली गई तो वहां पे कोई नामो निशान नहीं था कि ये थाई में से, यहाँ से मांस निकाला गया है। बिल्कुल कोरी की कोरी जैसे होती है हमारी थाईज, कोई किसी भी इंसान की, उसमें कोई ग्राफ्टिंग की या यहाँ से मांस निकाला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सारे आश्चर्यचकित।
ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। और उसको इतने अच्छे ढंग से उन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और बार बार उससे हालचाल पूछने आते थे। हम तो खैर जाते ही थे। और वो बाद में बताया उसने, कहता मैं जब मुझे होश आना शुरू हुआ उसके बाद मैंने शब्दवाणी चला दी मोबाइल पे, और उस रूम में या उस हॉल में जहां आईसीसीयू का जो था, वो सारे लोग सुन कि ये कौन से शब्द है, भजन है। तो उसने गुरुजी के बारे में बताया तो कहता यार, और बाद में उसने बताया कि इतनी तेजी से उन लोगों की भी रिकवरी होनी शुरू हो गई। कहता मैं घूमता था, वॉक करता था वार्ड में, और सभी मुझे भरपूर स्नेह देते थे। सब ने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया और बहुत कि इसके साथ साथ पता नहीं कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है कि सारे डॉक्टर उठ उठ के इसके आगे पीछे घूमते हैं। मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो मेरे जानकार थे, वाकिफ थे मिनिस्ट्री से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पिताश्री का, गुरुजी का खेल शुरू हो गया था कि एक हम जैसे आदमी, हम जैसे इंसान, एक आम आदमी, उसकी इतनी देखभाल हो रही है। खैर जब मैंने 2-3 दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था तो मैंने पता किया कि ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे। मैंने अपने बेटे को और हमारा एक पुराना साथी उसको भेजा कि इस पॉइंट पे इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। एक मेरा आकलन था, और मैंने कहा किसी पनवाड़ी से या रोड साइड में जो वेंडर्स होते हैं, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उनसे पूछना, उनको ज़्यादा खबर रहती है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी। तो एक पनवाड़ी या इसी तरह का कोई था, बीड़ी सिगरेट बेचने वाला, उसने कहा हाँ जी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। उधर से एटीएम में जो कैश भरती है गाड़ियाँ, और इनको टारगेट होता है कि बहुत जल्दी इनको पहुंचना होता है। कहते हैं वो बाईपास की तरफ से आ रहा था और ये यहाँ से अपनी बाइक पे जा रहा था, और उसने शार्प टर्न लिया उसने, एटीएम कैश वैन ने, और इसका मोटरसाइकिल उसके पिछले टायर से घिसटता हुआ चला गया। कहते हैं सड़क पे पूरा लाल उसका मांस, जो बहुत दूर तक उसने घसीटा उसको, और बहुत खूनम खान हो गई थी। रोड में उसका मांस ही मांस चिपका हुआ था, बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने कहा तुमने उसका नंबर नोट किया? तो आपको पता है कि ऐसी हालत में कोई नंबर नहीं देता। मैंने उसको बहुत पुचकारा, मैंने कहा तो आपका नाम नहीं आया। जब मैं खुद उसके पास गया, हमारे बेटे को तो उसने नंबर देने से मना कर दिया कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। क्या किसी ने पुलिस को कॉल किया तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे वो। तो हॉस्पिटल वाले उस हाथ के लिए उसको करीब 1.5 लाख का खर्चा मांग रहे थे। जब उसके दोस्त ने, आजाद ने मुझे फोन किया था, तो मैंने जब उससे पूछा, उस पनवाड़ी से, कि प्लीज एक के जीवन मरण का प्रश्न है, आप उसका नंबर आपने जरूर देखा होगा। फिर उसने मुझे नंबर बताया। फिर मैं यहाँ पे सराय, जो हमारा थाना लगता है, सेक्टर 37 में, वहां गया। हमने मैटर को बड़ा परसू किया, वहां तक पहुंचे, बंदे लगाए कि इस ड्राइवर को ट्रेस करना है। तो जिस ने, एटीएम वालों ने जिसको हायर किया होगा, वो वहां से जॉब छोड़ के चला गया। लेकिन किसी तरीके से हमने उसको ट्रेस कर लिया। लेकिन वो भी एक साधारण इंसान। हमारा ये था कि अगर कि इसकी मालिक कोई होगा तो वो इसको कुछ ना कुछ सहायता कर सकता है फाइनेंशियली। तो हमने उसको ट्रेस किया, और वो एक बिल्कुल कहता बाबूजी मेरे तो अपने खाने के पैसे नहीं है। तो ये जो रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस का ट्राइब्यूनल का होता है, उसमें हमने केस किया। उन्होंने मैटर टेकअप किया। मैं खुद कोर्ट जाता था और एडवोकेट से बात करता था, और फाइनली पुलिस वालों से मेरी बहुत सारी बातचीत हुई इस मुद्दे पे, कैसे कैसे। और हमने बहुत जोर लगाया उसको कि किसी तरीके से, लेकिन ट्राइब्यूनल से उसको करीब 1,30,000 रुपये इंश्योरेंस का मिल गया था। और एक बात, जब उसका एक्सीडेंट वो हॉस्पिटल में था, तो उसके थोड़े दिन बाद ग्रीनफील्ड में सत्संग था, और जब पता लगा वहां पे, मैंने बताया सबको, तो सारी संगत के आंखों में आंसू थे, और सब ने मिलकर गुरुजी से अरदास करी कि फास्ट इसकी रिकवरी हो और सब ठीक हो जाए। और संगत जी,
दरियादिली होती है। तमाम संगत ने ग्रीनफील्ड के और ग्रीनफील्ड से बाहर के जिन जिन को पता लगा, सभी ने उसको दिल खोल कर मदद करी, काइंड में भी, पैसे में भी, हर तरीके से। और किसी ने ये नहीं देखा कि पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं, जितनी जिसकी कैपेसिटी थी उससे बढ़कर। और जब उन्होंने कहा कि इसको ब्लड देना है करीब 10 यूनिट, तो यहाँ से संगत ऐसे, एक ने बोला मैं जाऊंगा, दूसरे ने बोला मैं जाऊंगा, ये होती है मतलब एक किसी की हेल्प करना। और किसी से हम कितने अटैच होते हैं ये नहीं देखा जाता कि वो छोटा है या बड़ा है, बस प्यार, प्यार, सिर्फ प्यार बांटिए। और करीब 10 यूनिट उसको ब्लड दिया, संगत ऐसे भागी। मैं उन सभी संगत का, जिन्होंने भी इस मुसीबत की घड़ी में, मैं उन सबको शुक्राना अदा करता हूं, जिन्होंने उसको पैसे से, काइंड से, ब्लड डोनेट करने से, चाहे हॉस्पिटल विजिट करने से, सभी ने बढ़ चढ़कर, ऐसे जैसे एक फैमिली की तरह कि हमारी फैमिली का मेंबर हो, इस तरह से उसकी हेल्प करी। और जहां भी सत्संग होता था वहां से उसके लिए लंगर, प्लेट, किसी न किसी की ड्यूटी लगा देते थे कि वहां पे जाना है। या कभी हम खुद ही जाते, अक्सर हम तो जाते ही थे, लेकिन जैसे हम कहीं बिजी हैं तो विलिंगली कि आज ट्रॉमा सेंटर हम लोग चले जाएंगे उसकी और उसकी फैमिली को खाना देने के लिए। और इस तरह से देते थे कि उसका रात का भी हो जाए, सुबह का भी हो जाए, या दिन में जाए तो, क्योंकि वो बाहर से कैसे खाएंगे, क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी बेटी, बाद में उसका साला भी आ गया था, उसका फ्रेंड वहां रहता था। जब तक, देखिए दोस्ती भी ये होती है, जब तक उसके साला कहीं बाहर रहता था, वहां से नहीं आ गया, तब तक वो लड़का और उसका छोटा भाई दोनों सारा काम छोड़ के हॉस्पिटल में उसके साथ रहे। ये दोस्ती कहते हैं, जिसका एक बार हाथ थाम लिया कभी छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने वहां पे सीखा। और वो लड़का हिंदू भी नहीं था, मुस्लिम लड़का था। मैंने उस लच्छो को बोला कभी जीवन में कुछ भी हो जाए, ये तुझे कुछ भी बोले, कभी इसका साथ नहीं छोड़ना। जो उसने, इतनी सगा भाई भी ऐसा नहीं करता जो उस लड़के ने, आजाद नाम के लड़के ने, उसके भाई ने इसके लिए कर दिया। अब जब ये सेवा लगती थी 25 दिन में, देखिए आप ट्रॉमा सेंटर में किसी भी केस को देखिए, जब भी कोई वहां से डिस्चार्ज होते हैं तो उनकी एक न एक पाइप लगा रहता है, एक न एक थैली लगी रहती है। कोरा कोरा मेरे ख्याल में बहुत रेयर होता है कि जो ठीक ठाक हालत में बाहर आए। और गुरुजी की इतनी बड़ी मेहर, इतनी कृपा उनकी कि इसका कोई न तो थैली लगी हुई थी, न पाइप लगा हुआ था, जबकि ये अंदर पूरे थैलियों से और पाइप से झगड़ा हुआ था, 2-2 3-3 इसके लगे होते थे। ये बिल्कुल वन पीस में, विदाउट एनी झमेला, तो उसको झमेला ही बोलेंगे जो पाइप लगे हुए हैं। हाँ, डॉक्टर ने ये सजेस्ट जरूर किया था कि तुझे फिजियोथेरेपी के लिए आना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी उसके लिए भी रास्ता बनाते हैं, ऐसे नहीं छोड़ देते हैं। ये 1-2 दिन मेडिकल ट्रॉमा सेंटर गया, फिर वही डॉक्टर, कोई सगा तो नहीं है नहीं, आप समझते हैं कि डॉक्टर किस तरह से, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, हर एक को वो फैमिली की तरह अगर लुक दे, वो एटीट्यूड देना शुरू कर देंगे ट्रीटमेंट, तो बड़ा मुश्किल सा होता है, बहुत एक्टिव उनका शेड्यूल होता है। लेकिन पिताश्री की ऐसी कृपा कि डॉक्टर ने बोला कि आप लच्छू, आप जो है सेक्टर 21 में या फरीदाबाद में, वहाँ पे हमारे कोई जानने वाले हैं फिजियोथेरेपी के लिए, आप उनके पास जाएं। मेडिकल ट्रॉमा सेंटर आने में आपको एक तो खर्चा आने जाने का, क्योंकि ऑटो से जाएगा, ऑटो से आएगा, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो वो आपके नज़दीक है फरीदाबाद में, तो आप वहाँ जाएं। हालांकि उसके घर से वो भी दूर था, ऑटो से आना जाना होता था। तो मेरे से पूछा उसने क्या करना है, मैंने कहा हाँ जा, ये तेरा नज़दीक है, जितना तेरा भाड़ा वहाँ लगता है उससे तो ये बहुत कम में हो जाएगा। तो ये जब उस सेक्टर 21 में गया डॉक्टर के पास, तो इसने जो मुझे बताया, कहता बाबूजी वहाँ पे हस्बैंड वाइफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं दोनों, और उनकी मदर थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नीलबटा सन्नाटा, जैसे पेशेंट बहुत कम। कहते मैं गया तो उन्होंने बोला कि 1 डे का चार्ज पड़ेगा 500। तो मेरे से बात करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं तेरा भाई सारी भरपाई करेंगे, तेरा ठीक करना है,
परमात्मा ने करना है, निमित्त बनाया उन्होंने, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा, वे आउट निकलेगा। तो पता नहीं गुरुजी ने ऐसे रास्ता उसका डॉक्टर के दिमाग में, पता नहीं क्या है, इसने 500 का नोट उसको दे दिया था डॉक्टर, और उनकी वाइफ ने इसको अटेंड किया। तो थोड़ी देर बाद उनकी पता नहीं क्या समझ, जब वो फिजियोथेरेपी इनकी इसकी कर दी तो उसकी वाइफ ने 250 रुपये इसको वापस कर दिए। कहता यार पता नहीं तेरे अंदर क्या है, ले तू 250 काफी है तेरा, तू 250 पकड़। तो फिर बातचीत हुई होगी, तो बापूजी तो जानो जान है, ऐसे सामने वाले का दिमाग घुमाते हैं कि उसने वो 250 भी वापस कर दिए। कहता यार तेरा हमारा हिसाब बाद में कर लेंगे, अभी तो ये पैसे रख, पर तू डेली आ। देखिए गुरुजी का कैसे वो क्या करते हैं, अगर किसी से फ्री में इलाज करवाते हैं तो उसका कॉम्पेंसेट कैसे करते हैं। जो उसके क्लिनिक में, उनके क्लिनिक में डॉक्टर कपिल के एक भी पेशेंट नहीं होता। कहते मैं अकेला था, 4-5 दिन में बिल्कुल अकेला था, मैं जब मर्जी चला जाऊं वो मेरा कर देते थे। लेकिन पिताश्री ने ऐसे कॉम्पेंसेट किया कि वहां पेशेंट्स की लाइन लगा दी, ऐसे मरीज वो फिजियोथेरेपी कराने के लिए। तो इस तरह से एक हाथ दे, वो किसी पे अपना बैलेंस नहीं रखते, वो अपने माथे पे नहीं रखते, उससे फ्री करवाया, लेकिन उसके बदले में वहां लाइन लगा दी। अब वो डॉक्टर कहते हैं यार तेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है भाई, तेरे साथ ये कौन सी शक्ति है, कौन सी बला है कि जो मेरे मन में बार बार ये आया जा रहा है, तेरे से पैसे नहीं लेने, तेरे से पैसे नहीं। और नहीं लिए उसने, वो करीब 1 महीने वहां फिजियोथेरेपी कराने गया। कहता हाँ ये जरूर करना, अब वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, कि जब भी तू आए फोन कर देना ताकि हम तेरे लिए टाइम निकाल के रख दें। कहता तेरे आने से यार यहाँ पे तो बाढ़ आ गई, हम तो बिल्कुल खाली बैठे होते थे ऑलमोस्ट। फिर इसने गुरुजी के बारे में बताया, मेरे बारे में वहां पे बताया। तो इसने वहां पे बोला था कि मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करता हूँ, कि जी मैं किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ, या जो भी इसने बोला होगा, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। उन्होंने पूछा इससे कि तू गाड़ी ड्राइव करता है। अच्छा, उसी दौरान जब ये ठीक ठाक हो गया था, हमें कहीं बाहर जाना था, हस्बैंड वाइफ को हमें, तो हम लोग बाहर चले गए। और ये कि मैंने कहा तू उस दिन, जिस दिन हम लौटेंगे फला फला दिन, तो हमें लेने आएगा। अब देखो कैसे रास्ता बनता है। मैंने इसको ये बोला कि तू हमें लेने आना, जबकि हमें पता था कि अभी हाथ इसका ऐसा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। लेकिन उधर जब ये फिजियोथेरेपी कराने गया, वो लेडी डॉक्टर ही अटेंड